हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज में। सो फाइनली आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 विषय हिंदी का पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। चलो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें समय 3 घंटे का दिया जाता है और पूर्णांक 70 अंक का होता है। ये जेड कोड का पेपर है। इसमें नोट दे रखा है, प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर OMR शीट पत्रक पर भरिए। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को कहते हैं। तो आदिकाल को कहा जाता है वीरगाथा काल। तो आपका इसमें गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, वीरगाथा काल। क्वेश्चन 2, हिंदी काव्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो हिंदी काव्य का स्वर्णयुग जो कहलाता है वो भक्ति काल कहलाता है। तो आपका इसमें खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है हास होता है। तो आपका इसमें के ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तरणी तनुजा तरतमाल तरोवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तो आपका इसमें अलंकार जो हो जाएगा अनुप्रास। तो जिसमें तरणी तनुजा तरतमाल, जिसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिसमें ते, तरणी में ते, तनुजा में ते और तट में भी ते और तमाल में भी ते, तरुआ में भी ते। तो इसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति जो हुई है यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चौपाई छंद में मात्राओं की कुल संख्या होती है 16 होती है। तो आपका इसमें खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 16। क्वेश्चन नंबर 6, भक्ति काल के कवि है। तो भक्ति काल के कवि जो है वो सूरदास है। तो आपका इसमें गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। क्वेश्चन नंबर 7, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है। तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो उपन्यास है गोदान है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, गोदान। क्वेश्चन नंबर 8, दिन रात का समास है। तो दिन रात का जो समास है वो द्वंद्व समास है। तो आपका जो हो जाएगा घे ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 9, लिखावट का प्रत्यय है। तो लिखावट का प्रत्यय जो होगा वट हो जाएगा। तो जो आपका खे ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वट। जैसे कि इसमें वेट वट लिखा हुआ है ना लास्ट में, या लिखा वट वेट वट। तो इसी तरह से जो लास्ट में होता है उसी को हम प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे खे ऑप्शन में है वट। क्वेश्चन नंबर 10, निर्दोष में उपसर्ग है। तो निर्दोष में उपसर्ग कौन सा होगा? वो के ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, नी। तो नी उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो स्टार्टिंग में होता है, जो शुरू में होता है। जैसे कि नए पे छोटी की मात्रा नी। तो आपका के ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, नी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अब इसमें ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब ये नहीं देना कि इसमें कौन सा पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो नहीं जो हो जाएगा वो फूल हो जाएगा, क्योंकि नीरज भी होता है, आपका पंकज भी होता है और अंबुज भी होता है। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, फूल। क्वेश्चन नंबर 12, चंद छंद वर्णन की महिमा के लेखक है। तो चंद छंद वर्णन की लेखक जो है गंग कवि है। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है वो प्रताप नारायण मिश्र जी है। तो आपका इसमें खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। क्वेश्चन नंबर 14, यशोधरा के रचनाकार है। तो यशोधरा के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो आपका इसमें के ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। तो आप ही खड़ी बोली की गद्य रचना जो मानी जाती है इसमें प्रथम रचना, तो आपका के माना जाते हैं गोरा बादल की कथा। तो आपका के ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। नंबर 16, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है वो स्वामी दयानंद जी की है। तो आपका खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद। क्वेश्चन नंबर 17, अंधेर नगरी के रचनाकार है। अब अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपका गे ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ममता कहानी के लेखक कौन है? ममता कहानी के लेखक कौन है या तो आप सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी है। तो आपका के ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास काव्य की भाषा है। तो इसमें ये पूछा है सूरदास जी की कौन सी भाषा है, मतलब उनके काव्य में जो है वो कुछ तरह कौन सी भाषा है। तो आपका इसमें घे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ब्रज भाषा। तो सूरदास जी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 20, पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार है। अब ये पूछा है पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है? तो आपका खे ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपका खे जो हो जाएगा वो माखनलाल चतुर्वेदी। अब ये 20 क्वेश्चन जो है ये आपको OMR शीट पे फिलअप करने हैं। अब यहाँ पे प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे गद्यांश दे रखी है, आपको इन्हें पढ़ के ना इनके आंसर देने हैं जो इनके नीचे दे रखे हैं। जैसे कि यहाँ कुसंग का जबर सबसे भयानक होता है, ये दे रखे हैं आपको गद्यांश। अभी नीचे इसके इनके क्वेश्चन दे रखे हैं, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ कौन सा है? तो गद्यांश का पाठ जो है वो मित्रता पाठ है। तो मित्रता पाठ कौन सा है और इसके लेखक कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे ये दे रखा है कुसंग का जवर, अब यहाँ तक दे रखा है शेयर करता है। तो यहाँ पे रेखांकित इनके नीचे रेखा रेखा है, सिर्फ आपको इसी की ही व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब एक क्वेश्चन गे है, कुसंग का जवर को सबसे भयानक क्यों कहा जाता है? अब कुसंग का जवर मतलब कुसंग का जो जवर होता है उसे सबसे भयानक क्यों कहा जाता है? अब इसका आंसर आपको इसी में से छाट के देना है, जो गद्यांश दे रखा था ना, सिर्फ इसी में से आपको इसमें छाट के लिखना है।
अपनी आंसर शीट में इसी में से ही छाँट कर लिख देना है। अब जैसे घ क्वेश्चन है, अच्छी संगति का लाभ बताइए। अभी अच्छी संगति का लाभ बताइए, अब आपको इसी में से ही छाँटना है। ये क्वेश्चन भी सिर्फ इसी में से छाँट के आपको उसमें आंसर देना है। जैसे अब यहाँ पे है अगले क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है। अब आपको ये उपयुक्त गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, ये आपको इसके बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जो जो ये बता रहा है आपको इसे अच्छे से रीड कर लेना है, देन उसके बाद इसमें कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जैसे प्रश्न संख्या 2, तो यहाँ पे है जयशंकर प्रसाद अथवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है जयशंकर प्रसाद का, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हो, ठीक है। जौन सा आपको लिखना है, और उनकी रचनाओं भी लिखिए। प्रश्न 3 दे रखा है, जाकी कृपया पंगु गिरी लंघे, ठीक, अंधे को सब कुछ दर्शाइए। आपको दे रखा है पद्यांश दे रखा है, आपको इसमें व्याख्या करनी है आपको। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, के, खे, गे, घे, अड़े। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपयुक्त पद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। अब इसका पाठ का शीर्षक कौन सा है, ये कौन से पाठ का शीर्षक है, ये है पद का है, ठीक है। ये आपको इसमें इजीली पढ़ सके इसलिए वजह से हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अब ये इसके लेखक कौन है, मतलब कवि कौन है, तो इसके कवि जो है वो सूरदास जी है। तो क्वेश्चन नंबर खे दे रखा है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश दे नहीं रखा, रेखा तो दे नहीं रखी, किसकी व्याख्या करनी है, तो आपको इसमें पूरे की ही व्याख्या करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, प्रस्तुत पद में कवि ने किसकी वंदना की है। अब यहाँ पे इसके बारे में बताना है कि कवि ने किसके बारे में बताया, मतलब सूरदास जी ने किसके बारे में बताया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन घे दे रखा है, श्री कृष्ण की कृपा से क्या क्या संभव है। तो श्री कृष्ण जी की कृपा से क्या क्या संभव है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घे दे रखा है, चरण, तो चरण कमल में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल में अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। प्रश्न 4 दे रखा है, तुलसीदास अथवा रसखान का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं लिखिए। यहाँ पे किसका देना है, तुलसीदास का जीवन परिचय लिख दो, या फिर रसखान का जीवन परिचय लिख दो, और उनकी रचनाएं भी देनी है, ठीक है, उनका लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी यहाँ पे नीचे गद्यांश दे रखा है, संस्कृत का है, और आपको इसमें वो लिखना है, अनुवाद भी करना है उसका, और इसका संदर्भ भी लिखना है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है, ऐशा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा या सब केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये कौन से चैप्टर का है, आई मीन कौन से पार्ट का है, ये तो ये वाराणसी पार्ट का है, इसलिए हमने आपको, जिससे आप इससे पहचान सको, इसी वजह से हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है वाराणसी पार्ट का है, ठीक है। अब ये यहाँ तक दे रखा है, भाषाया करित, तो ये आपको इसका पूरे का हिंदी अनुवाद करना है। अब प्रश्न संख्या 3 दे रखी है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे ये श्लोक दे रखा है, आपको इसमें हिंदी अनुवाद करना है। जैसे सर्वबंधु सुखी वाला दे रखा है यहाँ पे, तो ये कौन से चैप्टर से है, तो ये भारतीय संस्कृति से है। कौन से चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति से है। तो आपको इसका अनुवाद करना है, हिंदी अनुवाद करना है, और इसका संदर्भ लिखना है। प्रश्न संख्या 7 है, इसमें अपना कष्ट किया हुआ इस कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको अब ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे कि यहाँ सर्वभवन्तु दे रखा है, तो आपको ये नहीं लिखना, आप इससे अलग कोई सा भी लिख सकते हो। जैसे बंधन मरण यत्र विभूषण, विभूषण, ये वाला, ये तो ये कर सकते हो, कोई सा भी कर सकते हो जो आपका याद हो। प्रश्न संख्या 8 दे रखिए, अपने मोहल्ले की सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। अब अपने मोहल्ले में जो सी आपको कोई गंदगी हो रही है, आपको उसमें एक संबंधित प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसे हम एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है, किसी अधिकारी को। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 9 दे रखी है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब यहाँ पे निबंध लिखना है आप, पहला है जनसंख्या विस्फोट, दूसरा है पर्यावरण एवं प्रदूषण, तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, चार है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। आपको इन चारों में से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। जनसंख्या पर कर सकते हो, पर्यावरण एवं प्रदूषण पर कर सकते हो, विज्ञान वरदान है या अभिशाप इस पर कर सकते हो, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर आप इस पर कर सकते हो, जो सा आपको ईजी लगे, जो आप कर सको अपना वो करना, ठीक है। आपको किसी भी पेपर की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और हम बहुत जल्द अपलोड कर दिएंगे।